नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम आपको बताने वाले हैं सीटेट 2012 ऑफलाइन एग्ज़ाम में जितने भी आपके सीडीपी के प्रश्न आपके आए हैं उसमें जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है उस पर हम चर्चा करेंगे। ना केवल आपको प्रश्नों का पैटर्न सीखना है बल्कि आपको पेडागॉजी के पैटर्न को भी डेवलप करना है। चलिए, समय को वेस्ट नहीं करना है, चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो ये संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। चलिए ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा, ये बिल्कुल ही गलत है। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जाना चाहिए, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। दोस्तों, ये बात सत्य है। त्रुटियों को सुधारने के लिए पहली बात तो बच्चे को पूरा मौका दो, वो खुद पहले लड़े, उस पर कोशिश करे, देन आप उसमें इन्वॉल्व हों। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आ जाओ। नर्सरी की कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सा विषय वस्तु सबसे अच्छी है? विषय वस्तु का मतलब उसका थीम। अगर हम नर्सरी में पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहले हम किस चीज़ से, तो बच्चे का लगाव कहाँ से होता है? क्या डायरेक्ट वो विद्यालय जाता है? जी नहीं। परिवार सबसे फेवरेट है, क्योंकि बच्चे ने जन्म वहीं लिया, तो सबसे जो महत्वपूर्ण थीम हो वो बी वाला ही होना चाहिए। तो बी वाला आंसर दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आ जाओ सभी लोग, ध्यान से देखिएगा हर एक प्रश्न को। प्राथमिक क्लास में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विभेद नहीं करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा ऑप्शन भी लेकिन चेक कर लें, क्या उससे बेहतर है दूसरा? समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनाना चाहिए, ठीक है। सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन यही तो है। यहाँ पर लगभग आपको इस प्रश्न में क्या दिखा? 1 से 2 प्रश्न आपको ऐसे दिखे जहाँ पे लग रहा था कि हाँ भाई ये वाला दोनों सही हो सकता है, पर ये ऑप्शन नंबर 1 ज़्यादा परफेक्ट है, तो हम इसी को चुन लेंगे। तो 4th वाले ऑप्शन पे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा आप लोग। तो देखिएगा क्या कह रहा है। एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह सा और वाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर क्या समस्या है? तो बेटा ये पठन दोष है, इसमें कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। पठन यानी पढ़ने का विकार है तो उसको डिस्लेक्सिया कहते हैं। लिखने की समस्या है तो उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। आंकिक अक्षमता है तो डिस्कैलकुलिया कहते हैं। और अगर तीनों समस्या है तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं? डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। तो इस पर आप टिक कर दीजिए डिसलेक्सिया पर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? पहले प्रश्न तो समझिए, जब प्रश्न समझ आएगा तो सारी बातें आपके दिमाग में घर कर जाएंगी, आप पूरी बात को समझ जाओगे। प्रश्न ने ये कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान का उपागम का समस्या समाधान की विधि का एक विशेष चिन्ह है? तो पहला ऑप्शन, समस्या मौलिक होती है, ये बिल्कुल गलत बात है। समस्या खुद से नहीं उत्पन्न होती है। सही उत्तर प्राप्त करने के लिए केवल एक उपागम है, ये गलत बात है। केवल तो गलत होता ही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो राइट आंसर होगा। ये होता है ऑप्शन से हल करने की कला। सही उत्तर प्राप्त करने का केवल एक उपागम हो, ये कभी संभव है? केवल तो नेगेटिव होता ही होता है और समस्या मौलिक नहीं होता। यार मौलिक शब्द को क्यों बदनाम करना? मौलिकता का अर्थ होता है रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। देन यू कैन गो विथ ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न 5वें के बाद आपको 6 की तरफ ले चलेंगे। ध्यान पे देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थी शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। तो बेटा प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होता है ना, वो अपने निर्णय में स्वतंत्र होता है, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होता है, स्वयं से करने की कैपेबिलिटी होती है। एक ऐसा बच्चा जिसको टीचर भी सराहता है। तो खैर ऑप्शन नंबर डी पर जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, 7वें क्वेश्चन पर आ जाइए। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। तो दोस्तों आप देखिए, इसके 4 ऑप्शन हैं। जब इंसान चिंतन करता है तो कौन कौन सी बातें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको आपको सेट कर देता हूँ। पहला, प्रतिक्रिया। जी नहीं, प्रतिक्रिया पहले नहीं आता बेटा। किसी भी बात के लिए चिंतन करने के लिए सबसे ज़रूरी ये होता है पूर्व प्रक्रमण। पूर्व प्रक्रमण का मतलब ये होता है कि पहले उसके प्रति हम एक जानकारी तो मुझे हो, फिर हम उस जानकारी की एक योजना बनाते हैं, श्रेणीकरण करते हैं, फिर क्या होगा, हम अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और प्रतिक्रिया देने के बाद उसका क्रियान्वयन होता है। यानी पूर्व प्रक्रमण, तब श्रेणीकरण, फिर प्रतिक्रिया चयन, फिर प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन। तो क्या लगता है कौन सा आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, घा, गा, खा और का। तो डी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल मतलब परफेक्ट होगा। पहले पूर्व प्रक्रमण, फिर क्या होगा, पूर्व प्रक्रमण के बाद श्रेणीकरण, तब प्रतिक्रिया का चयन, देन होगा प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन। वही हाल है कि योजना बनेगा तभी तो क्रियान्वयन होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आइए ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान पे देखिएगा, गलत ना होने पाए। सीखने संबंधी निर्योग्यता सामान्यतया कैसी होती है? औसत से श्रेष्ठ बुद्धिलब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों में होते हैं, शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, या उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। विचार करिए, तो अगर आप चाहो तो खुद भी कमेंट कर सकते हो वीडियो को रोक करके, तो आप अपने आप को चेक भी कर सकते हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग वीडियो है तो जाहिर सी बात है आप समझ सकते हो। तो बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर अगर आप करें सीखने संबंधी निर्योग्यता, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि उन बच्चों में पाया जाता है जिनके पैतृक अभिभावक किस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। वो कहावत है ना, जिनके जैसे माँ बाप उनका वैसा बच्चा। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। शायद मैंने कल के लाइव सेशन में आप सबको ये प्रश्न करवाया था। पहले मैं पूरा प्रश्न समझाऊंगा, देन ऑप्शन की तरफ ले चलूँगा। एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूँ। मोनिका जो गणित की अध्यापिका है, बहुत अच्छी बात है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर नहीं मिला तो मोहन की तरफ मुड़ गई, और जब उसे ये महसूस हुआ कि मोहन उत्तर करने में संघर्ष कर रहा है तो अपने प्रश्नों को पूछने के तरीके में बदलाव करती है। तो मोनिका क्या कर रही है? मोनिका दोस्तों सीधी सी बात है, जेंडर पक्षपात कर रही है। सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर जो सी है, मैंने कल ही के लाइव सेशन में इस पर चर्चा किया था कि वो पक्षपात कर रही है। अगर अपने शब्दों में बदलाव करना ही था तो फिर राधिका के टाइम में आपने क्यों नहीं किया भाई? अगर पहला प्रश्न आपने किया, राधिका ने उत्तर नहीं दिया, तो आप मुड़ गई और सीधा मोहन के पास आई, और जब आपने मोहन से प्रश्न किया तो मोहन भी तो उत्तर नहीं कर पा रहा था, लेकिन मोहन के टाइम पर आपने अपने शब्दों में बदलाव किया, थोड़ा सा प्रश्न को आसान कर लिया। इसका मतलब आप पक्षपात कर रही हैं, जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ जाओ। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय एक को। कमेंट करके बताएंगे आप लोग। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है किसी एक को छोड़कर, विद्यार्थियों की क्षमताओं का, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का, विद्यार्थियों की त्रुटियों का, या विद्यार्थियों की अधिगम शैली का। बेटा सीखने के लिए आकलन कह रहा है। हमने कल ही क्या परसों के लाइव सेशन में इस पर चर्चा किया था। मैंने कहा सीखने के लिए आकलन, ये कोई चीज़ सीखने से पहले होता है। जैसे बीएड में आप पढ़ने लायक हो या नहीं हो,
उस क्षमता का आकलन होता है। तो यहाँ पर बच्चे की आवश्यकता पर मैटर नहीं करता, यहाँ पर बच्चे का टैलेंट मैटर करता है। चूँकि नेगेटिव उत्तर आपसे करवा रहा है तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चा ये था आपका आज का लाइव सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई त्रुटियां रह गई, कोई बात ना समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा अपनी राय को। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। कौन सा टॉपिक और आप चाहते हो नहीं समझ आया वो भी लिखिएगा, जिससे मैं अगले वीडियो में कवर कर सकूं। बाकी अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, आभार आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।